माता पिता का आशीर्वाद जीवन की वो ताकत है जो कभी भी आपको किसी भी मोड़ पर कमज़ोर नहीं होने देगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं आप सबके लिए जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो हमारा साइंस का सब्जेक्ट होगा और इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ूँगी वो होगा हमारा जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैंने कोई दूसरा टॉपिक नहीं लिया, मैंने शुरुआत से वो टॉपिक लिया है ताकि आपको स्टार्टिंग से एक स्टोरी आपके माइंड में रहे और इस स्टोरी के थ्रू आप आगे आसानी से उसे पढ़ सकें, कोरिलेट कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत जो करी है वो स्टार्टिंग टॉपिक से ही करी है। मैं चाहती तो यहाँ पे आपके लिए कोई दूसरा टॉपिक लेकर आ सकती थी, चाहे हार्ट का लेके, ब्रेन का लेके, डाइजेशन का लेके आ सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊँ और ऐसा पढ़ाऊँ जो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह और फैक्चुअल पॉइंट की तरह दिमाग में हमेशा रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इसमें मेरी क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके देखने को आपको मिल जाएंगे। और ये सारे के सारी जो आपके पास मैटर है, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस है। तो शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी का इतिहास पढ़ेंगे। छोटे छोटे इंट्रोडक्शन होगा। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति के कौन कौन से चरण हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लैमार्क बात को भी समझेंगे, डार्विन बात को भी समझेंगे। फिर हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें बायोलॉजी यानी कि उसमें जीव विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि कहते हैं बॉटनी के जनक कौन है, यानी पिता कौन है, या जूलॉजी के पिता कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। बहुत सारे आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि फूलों की स्टडी को क्या कहते हैं, फलों की स्टडी को क्या कहते हैं। तो वो सारा आज आप इसमें क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं जीवन की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में आज से लगभग 4.6 ईस्वी वर्ष पूर्व सोलर सिस्टम, सौरमंडल का निर्माण हुआ था, यानी कि हुआ था और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। हमें सभी को पता है कि हम लोगों ने सुना है जो हमारी द बिग बैंग थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बोलते हैं, हुआ था। यानी अचानक एक आग का गोला था जो विस्फोट हुआ और फिर उसी से हमारे कई हजारों लाखों वर्ष बाद हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था। पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी का जो इतिहास है वो अगर हम देखते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें आपका एक होगा अजोइक एरा यानी आजीवी महाकल्प बोलेंगे, दूसरा होगा आपका जीवी महाकल्प जिसे जोइक एरा बोलेंगे। अजोइक महाकल्प को कहते हैं भूपटल के निर्माण का काल, यानी जब आपकी पृथ्वी की संरचना बनी, यानी बेस बना, जब आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इसके बाद भूपटल के जो आपका जोइक एरा होता है, इसमें भूपटल के निर्माण के पश्चात, यानी कि जब पृथ्वी तो बन गई, पानी आ गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे जीव का निर्माण हुआ, कैसे सभ्यताएं आई, ये सारी चीज़ें। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है हमारी पृथ्वी का जो इतिहास है। अगर हम पढ़ते हैं तो ये 2 पार्ट में है, यानी कि एजोइक एरिया और जोइक एरिया। एजोइक एरिया में हमें पता चल गया, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि भूपटल के निर्माण का काल किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं आजीवी महाकल्प, यानी कि एजोइक एरिया को आप बोलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं जीवी महाकल्प, यानी कि जोइक एरिया बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, यानी कई ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, कई सारी खोज करी और कई सारे मतलब एक प्रेडिक्शन किया, या अपने दिमाग को स्टडी जो आसपास की चीज़ों को देख करके उनके बारे में स्टडी करके पता लगाया, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो उन्हीं में से एक थ्योरी है स्वतः जननवाद, यानी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस।
दूसरा है जीवन जननवाद यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपकी थर्ड है आपकी ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजोइक थ्योरी। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत तथा पदार्थवाद, जिसे हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस और मटेरियलिज्म थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, मैं सबके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं आपको फोर्थ वाला, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ओरली स्वतः जननवाद, जीवन जननवाद और ब्रह्मांड जननवाद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। स्वतः जननवाद का मतलब है कि इसमें जो बताया गया है वो ये है कि जो सजीव थे उनकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई थी। यानी कि जितने भी जो निर्जीव चीज़ें थीं उनके आपस में कई सालों तक, यानी आपस में जब वो रहे, उनके साथ तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस हुई, तो उससे क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई। निर्जीव वस्तुएं, मेनली हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि निर्जीव पदार्थों से सजीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा बोला जाता है स्वतः जननवाद में। दूसरा है जीव जननवाद। जीव जननवाद में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम मेनली मानते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो जननवाद, स्वतः जननवाद का विरोध करता है, ऐसे भी हम इसको जान सकते हैं। और इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो सजीव पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही हुई है। यानी देखिए, पहले अगर स्वतः जननवाद है तो उसमें ये बताया गया है कि निर्जीव पदार्थों से सजीवों की उत्पत्ति हुई है, और जीव जननवाद में हमें बताया गया है कि जो सजीव पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति सजीव पदार्थों से ही हुई है। नेक्स्ट है, इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए, जैसे लुई पाश्चर आए। उन्होंने, आपको याद होगा, हंस की गर्दन वाला जो एक आकृति का फ्लास्क लिया था, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने उस पर। तो ऐसे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करके ग्रोथ कराई थी बैक्टीरिया की, इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मांडवाद की। ब्रह्मांडवाद से जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया है वो थे, हाँ, जो वैज्ञानिक थे वो थे रिक्टर थे, और इन्होंने 1865 में ब्रह्मांडवाद को प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि जो मतलब जो भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड में उपस्थित कण हैं, जो जितने भी वहाँ पे अणु हैं, जो कुछ भी है, वो ब्रह्मांड वो पृथ्वी पर आए, और उनके आपस में कई सालों तक रहने से, क्रिया होने से उनका क्या हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आए, जितने भी अणु कण या जो भी हुए हैं वो पृथ्वी पर आए, और उनसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इस तरह की अलग अलग थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। नेक्स्ट है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस और मटेरियलिज्म थ्योरी। इसे हम पढ़ते हैं। जीव की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत रूसी AI ऑपरेन वर्ष 1924 में प्रस्तुत की थी। अगर हम रासायनिक संश्लेषण की बात करते हैं तो जो हमारे बायोकेमिस्ट थे, जिनका नाम था AI ऑपरेन, उन्होंने 1924 में ये रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने इसमें बताया कि जो सरल कार्बनिक यौगिक के मध्य अभिक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन आदि का। तो इन्होंने इस तरह से केमिकल्स को रिस्पॉन्सिबल बताया कि जो केमिकल्स थे, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जो सिंपल से कई सारे ऐसे आपकी अभिक्रियाएं हुई कार्बनिक यौगिकों की, और उनसे जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। यानी सरल कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, और इससे क्या हुआ, इन्होंने दूसरे स्टेज को एक बेस दिया। जैसे कार्बनिक यौगिकों के संयोग से इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ, जैसे शर्करा से मंड, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से पॉलीसैकेराइड, वसीय अम्ल व वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जिससे आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वी है, जो ह्यूमंस है, उनका कैसे एक सेल, जो सिंगल सेल होती है, वो कैसे बनी।
फिर उसके बाद अमीनो अम्ल प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन में सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण होता था, इसलिए इसमें नीली हरित शैवाल समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि कार्बनिक यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, फिर उससे हमारे जो कार्बनिक यौगिक थे उनके जो बहुलक बने उनका निर्माण हुआ। उसमें कई सारे हमारे जैसे शर्करा, मंड, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से हमारे पॉलीसैकेराइड बने, उनसे हमारे वसीय अम्ल बने और उनसे हमारे जो अमीनो अम्ल प्रोटीन्स थे और न्यूक्लिक अम्ल थे वो आपस में अभिक्रिया करके न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाया। और जैसा हमें ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी कि हमारे डीएनए आरएनए में हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जिससे उनमें सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण आया और उसके बाद हमारा फर्स्ट सेल बना जिसका नाम है, जो कि थी नीली हरी शैवाल्स बनी यानी जीव। इसके बाद यह प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस में सक्षम थे, यानी इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया जिससे क्या हुआ, पर्यावरण में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। जब ऑक्सीजन आया तो क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर बनेगा। इसी के साथ जब ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में उपस्थित मीथेन जो थी आपकी CH4 एवं अमोनिया NH3 का तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N2 व जल का निर्माण हुआ। इस तरह से धीरे धीरे सारे जैसे आपके मीथेन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन बनी, जल बना, यानी इस तरह से आपका धीरे धीरे प्रकृति का निर्माण हुआ। आगे हम पढ़ते हैं नोट। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ जो जल में आविले यानी इनसॉल्युबल अर्थात अघुलनशील एवं अल्कोहल एवं क्लोरोफॉर्म में विलय यानी सॉल्युबल होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे जल में नहीं घुलते। अगर आप घी को पानी में मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, तेल भी पानी में नहीं घुलेगा बल्कि ऊपर तैरने लगेगा। लेकिन अगर इन्हीं को अगर हम मिला दें किनमें, अगर हम इनको मिला दें एल्कोहल में मिला दें या क्लोरोफॉर्म में, तो ये आसानी से उनमें सॉल्युबल यानी घुल जाते हैं। लिपिड के अंतर्गत बस ये अम्ल यानी फैटी एसिड, तेल, स्टेरॉइड एवं ट्राइग्लिसराइड को शामिल किया जाता है। ये हमारे छोटे छोटे से 1 मार्क्स के नंबर आ सकते हैं कि लिपिड में आपको आ सकता है कि लिपिड में क्या आता है, तो आप लिख सकते हैं जो हमारे फैटी एसिड है, तेल है, स्टेरॉइड है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सारे के सारे हमारे लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स जंतु कोशिका की प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं। जैसा हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी पर अधिकतर जो देखने को मिलेगा जो फैट्स होते हैं जिससे हमारी स्किन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब आगे पढ़ते हैं जीवन की उत्पत्ति के चरण। जीवन यानी कि स्टेजेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। रासायनिक विकास, इसका 2 तरीके से विकास हुआ है। एक तो आपका होगा रासायनिक विकास, दूसरा होगा जैव विकास। तो रासायनिक विकास यानी कि केमिकल डेवलपमेंट। तो केमिकल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 4 चरण पढ़ेंगे। पहला चरण जिसमें हमारे साधारण अणुओं का निर्माण हुआ, दूसरे चरण जिसमें कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, तीसरा चरण जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और चौथा चरण जिनमें अणुओं की क्रियाशीलता हुई। तो और इसी के साथ जो जैव विकास होगा उसमें हम कोशिका का निर्माण पढ़ेंगे और उद विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत यानी लेमार्कवाद पढ़ेंगे और दूसरा हम डार्विनवाद पढ़ेंगे जिसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। अब पर शुरू करते हैं हमारे रासायनिक विकास में। तो उसमें है हमारा सबसे पहला चरण यानी कि हमारे अणुओं का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणु के परस्पर सहयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। दूसरा चरण कार्बनिक अणुओं का निर्माण। मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के सहयोग से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। बाद में यह विभिन्न प्रकार की शर्करा यानी शुगर, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन व प्यूरीन थे। तीसरे चरण में
जो कि जटिल कार्बनिक यौगिक थे। देखिए पहले चरण में आपको से पूछा जा सकता है कि क्या क्या बना, तो आप ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणु के परस्पर संयोग से जल और अमोनिया और मीथेन का निर्माण हुआ। यानी पहले चरण में जल, अमोनिया और मीथेन का निर्माण हुआ। दूसरे में हम बता सकते हैं कि दूसरे में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में हम बता सकते हैं जैसे कि हमारे शर्करा के अणु आपस में परस्पर जुड़े और पॉलीसैकेराइड्स यानी जटिल संरचनाओं का निर्माण हुआ, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का। चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता, जैसे मीथेन, अमोनिया व जल के अनुभवों की क्रियाशीलता के कारण प्यूरीन व प्रिमिडीन है। ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है और ऊपर भी वा जल नहीं है, वह जल है। प्रिमिडीन का निर्माण हुआ। इसमें से कुछ रासायनिक संयोजन शर्करा व फॉस्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरीन, शर्करा, फॉस्फेट व प्रिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। इसके बाद समुद्र में जल में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक थी। तो ये तो हमारे सारे चरण थे, रासायनिक विकास के चरण थे, 4 चरण। और हम लोग मेनली एक एक नंबर इसमें से इस तरह से देख सकते हैं कि पहले चरण में रासायनिक विकास के पहले चरण में क्या है, तो हम लिख सकते हैं साधारण अणुओं का निर्माण, ऑप्शन में दे सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जैव विकास यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, हमारी कोशिका का निर्माण, अब वो हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए हैं वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूह का निर्माण करने लगे। अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण में घिर गए और इस तरह से एक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर लिया। उद विकास का सिद्धांत देखिए कोशिका का निर्माण हमें समझ में आ गया। जो हमारे प्रोटीन्स थे चिपचिपाने लगे, तो आपने देखा होगा कई बार कि जो पानी होता है छोटे छोटे गड्ढों में होता है, वहाँ पे छोटे छोटे से कीड़े टाइप के चलने लगते हैं, तो वो उसकी फर्स्ट सेल उसी टाइप से बन गई कुछ। उद विकास की थ्योरी में पढ़ेंगे लेमार्कवाद, यानी कि उन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता सकते हैं लेमार्कवाद ने। यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी जेवी लेमार्क द्वारा फिलॉसफी लॉजिक नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। यानी इनकी बुक है जिसका नाम है फिलॉसफी लॉजिक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अनुसार जीव स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में अपने द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करते हैं और कुछ समय बाद जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित की गई यह विशेषता उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाती हैं। कहने का मतलब है जो लेमार्कवाद मानते थे वो ये मानते थे कि जैसे एक जिराफ का आपने पढ़ा हुआ था कि जिराफ है, छोटा जिराफ है और लंबा पेड़ है, तो वो उस पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को बार बार ऊपर उठाता है और पत्ती खाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, यानी कि अपने वातावरण के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए उसने अपनी गर्दन को बार ऊपर उठाया और कुछ सालों बाद ऐसा, कई सालों और पीढ़ियों बाद ऐसा हुआ कि उसकी गर्दन लंबी हो गई, ऐसा इन्होंने माना। तो यानी कि उन्होंने बोला कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कुछ लक्षण क्या करते, एक्वायर करते हैं, इन्होंने ये बताया। इसके जस्ट अपोजिट ही हमारे डार्विनवाद का सिद्धांत था, यानी कि उसको भी हम पढ़ लेते हैं। डार्विनवाद बताते थे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इन्होंने जो बताया था, उन्होंने बताया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये एक ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1809 से 1882 ईस्वी के बीच अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने क्या बताया था इनकी, अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। डार्विनवाद, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये आपका हो गया। दूसरा बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी बुक थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा, इन्होंने
लैमार्कवाद की तरह नहीं कहा कि ज़रूरत पड़ने पे किसी अंग का एक बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उन्होंने लैमार्कवाद ने ही बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसे परिवर्तन, अनुवांशिक परिवर्तन जीवों के अंदर बार बार होते रहते हैं। तो इसी के अनुसार मतलब अगर वो जिराफ, जैसे कई सारे अलग अलग तरह के जिराफ थे, छोटे जिराफ थे जो सरवाइव नहीं कर पाए, पेड़ तक नहीं पहुंच पाए, वो मर गए, लेकिन कुछ सालों बाद अलग अपने आप ही अनुवांशिक परिवर्तन हुए और कई अपनी लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए। तो इन्होंने इस थ्योरी को दिया, यानी इनका मानना ये था कि नहीं कोई पर्टिकुलर प्रयास से नहीं, ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं और उससे ही चेंजेस आते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सजीवों के प्रमुख गुण, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एक कहानी की तरह मैं इसलिए आपको डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाए कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी साइंस का रोल है। सजीवों के प्रमुख गुण में हम पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये जो आपके हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण, अधिकतर आपने देखा होगा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत छोटे छोटे 1 मार्क्स के आ जाते हैं कि कोशिका के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दें और उनमें से कोई एक ऑप्शन देखना पड़े, या आपको एक ऑप्शन पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि कोशिकाएं संगठन का गुण किस में पाया जाता है, इस तरह का, और किसी जानवर का या किसी चीज़ का नाम रख दिया। इस तरह से तरह तरह के ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो कोशिकीय संगठन यानी कि सेल्स का निर्माण होना, यानी सजीवों का प्रमुख गुण है। एक छोटी सेल बनती है, एक छोटी सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक बड़े ऑर्गन का निर्माण होता है और फिर एक सिस्टम बनता है। इस तरह से क्या होता है, कोशिकीय संगठन होता है। श्वसन होता है, यानी कि रेस्पायरेशन होता है सजीवों के अंदर, कि वो बाहर अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और उससे क्या बॉडी में एनर्जी बनती है, जिससे हमारे सारे शरीर ठीक से हमारी पूरी बॉडी सही से काम करती है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने देखा, आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के एंजाइम्स बने हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर। मान लीजिए आपने फैट खाया तो उसका ब्रेक डाउन होगा, अलग किसी दूसरे नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसे उपापचय बोलते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हम क्या खाएंगे तो किससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारा दिमाग का डेवलपमेंट होगा, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ये सारे के सारे वृद्धि और विकास ये सजीवों के लक्षण हैं। प्रजनन, यानी कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, एक स्पीसीज़ को और आगे बढ़ाते रहना, कंटिन्यूस करना, उसे दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अनुवांशिकता, हेरिडिटरी, यानी कि जो हमारे फोर फादर थे उनके गुण अपने अंदर आना, नई पीढ़ी में आना। समस्थिति, होमोस्टेटिस होते हैं आपके। होमोस्टेटिस का मतलब होता है कि जो भी शरीर, मतलब हमारे जो शरीर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करके रखता है। दिस इज कॉल्ड आपका समस्थिति जिसे बोलते हैं, यानी जो आपके शरीर में तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा तक बनाए रखने का काम, ये भी हमारा किस में आता है, सजीवों के लक्षण में आता है। संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी, ये आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को खुद को अनुकूलित करना और सुरक्षित रखने का प्रयास करना, कोशिश करना। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, यानी कि ये सारे के सारे लक्षण होते हैं आपके सजीवों के। इतना डिटेल में आपने अभी इतना आपको पता चल गया कि आप इसमें से कई सारे 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ये तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, 100% पूछ लिया जाता है। तो हम एक तरफ हमारे हैं जीव विज्ञान की शाखा और उनके जनक। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन थे, अरस्तु थे। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, वो भी अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ल्यूवेन हॉक थे।
जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के लुई पाश्चर थे। रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के फादर विलियम हार्वे थे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के फादर कैरोलस लीनियस थे। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद आगे हम इसमें देख सकते हैं आधुनिक अनुवांशिकी HP मॉर्गन थे। भारतीय पुरातत्विक विज्ञान के बीरबल साहनी हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के पॉल वर्ग हैं। शैवाल विज्ञान यानी साइकोलॉजी के हैं विलियम हेनरी हॉर्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के हैं MOP अयंगर। भारतीय परिस्थिति इंडियन इकोलॉजी के रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स हैं। औषधि विज्ञान जो लेके आए थे वो हिप्पोक्रेट्स लेके आए थे। इसके बाद आपके जीवाश्मिकी के जो है लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपी के एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक थे। जीव चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के एंडरसन थे। तो ये सारे के सारे आपके जीव विज्ञान की शाखा हैं और उनके जनक के नाम हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इन्हें 4-5 बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब वो टर्म्स जो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे एंथ्रोलॉजी को हम बोलते हैं पुष्पों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी यानी कि आपकी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक्स बॉटनी को आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। जेनेटिक्स अनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन। हेरिडिटी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों यानी हमारे जो टिश्यू होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्लांट फॉर्मोलॉजी पादपों के आकारीय संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें माइकोलॉजी में कवकों यानी कि फफूंद का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी में हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो हमारे कई वर्षों पूर्व जो पेड़ पौधे ज़मीन में अंदर हैं उनका अध्ययन, जो उनके ऊपर कई बार मिट्टी की कई परतें चढ़ गई हैं और फिर वो बाद में हमें मिले हैं, तो उनके अध्ययन में। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से दोस्तों ये सभी आपके लिए मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उन शाखाओं को किस टर्म से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है, आप इसे रीड कर सकते हैं। ऐसे ही जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें आप एनाटॉमी है, एंथ्रोलॉजी है, इकोलॉजी है, एंड्रोकाइनोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एंजाइमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है और जेनेटिक्स है। ये सारे के सारे आप 4 से 5 बार रिवाइज पढ़ेंगे तो आपको सारे टर्म्स याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे और जब भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आप उन्हें लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये तो हमारा साइंस का था। देखिए इसमें थ्योरी ज़्यादा थी, मैं जानती हूँ, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और एक स्टोरी की तरह से पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा तो आपको इसकी एक बेस बन जाएगा। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट हमारी जो भी टॉपिक होगा उसे तैयार करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।